फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर एग। अगर एग को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा। स्टोरेज के टाइम इसका टेम्परेचर जो है वो कितना आइडियल होगा फॉर द एग स्टोरेज, तो वो होगा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्लोमेरेशन रिड्यूस द बल्क डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली वाई। एग्लोमरेशन जो प्रोसेस की जाती है वो किस में की जाती है। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन, एग्लोमरेशन प्रोसेस की जाती है मिल्क पाउडर में। मिल्क पाउडर में स्किम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, सभी प्रकार के जो मिल्क पाउडर होते हैं उनमें की जाती है एग्लोमरेशन प्रोसेस। और ये एग्लोमरेशन प्रोसेस जो है ये रिड्यूस करती है, कम करती है बल्क डेंसिटी को। और लगभग कितना, तो 40 से 60, 40 to 60% बल्क डेंसिटी रिड्यूसेस बाई एग्लोमेरेशन प्रोसेस। एग्लोमेरेशन प्रोसेस का मेन मोटिव रहता है कि जो मिल्क पाउडर है उसकी जो रिकन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी होती है उसको वेटर बनाना। अगर जैसे मिल्क पाउडर डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होगा ना, उसको फिर से रिकन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद उसको पाउडर को यूज़ करते हैं। तो जो रिकन्स्टिट्यूट जो प्रॉपर्टी होती है मिल्क की, मिल्क पाउडर की, उसको वेटर बनाने के लिए करते हैं एग्लोमेरेशन प्रोसेस। और मिल्क किसके लिए, उससे क्या होता है कि बल्क डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और लगभग कितनी 40 to 60%। और मिल्क पाउडर की बल्क डेंसिटी होती कितनी है, 0.30 to 0.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द बल्क डेंसिटी ऑफ मिल्क पाउडर। और एग्लोमरेशन से और क्या होता है, एक तो इसकी रिकन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी हो जाती है और ये ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, फिर डिस्पर्सिबल जल्दी से हो जाता है, जो कि जिसमें कि मिल्क पाउडर का जो है ईजिली वो सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए करते हैं एग्लोमरेशन प्रोसेस। और एग्लोमरेशन से बल्क डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, कितनी 40 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इन खोआ इज प्रेजेंट इन। खोआ में जो लैक्टोज प्रेजेंट रहता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो वो रहता है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है लैक्टोज इन खोआ। अब खोआ में प्रेजेंट रहता है तो खोआ का जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग PFA, तो वो उसमें मिल्क फैट जो है वो मिल्क फैट कंटेंट शुड नॉट लेस देन 20% बाई फिनिश प्रोडक्ट। जो फाइनली जो खोआ बनेगा, जैसे 4 लीटर बफेलो मिल्क से 1 kg खोआ बनता है, जो फाइनली खोआ बनेगा उसका 20% फैट होना चाहिए, उससे कम फैट नहीं होना चाहिए खोआ में। ये स्टैंडर्ड है PFA का, 1976 का PFA का स्टैंडर्ड है। उसके अनुसार खोआ जो फाइनली खोआ बनेगा उससे 20% से कम जो फैट है वो नहीं होना चाहिए। और खोआ की मेन वैरायटी होती हैं 3, पिंडी, धाप और दानेदार। इनमें से जो धाप वैरायटी है इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है, हायर होती है, बिकॉज धाप वैरायटी कंटेंट हायर मॉइस्चर। धाप वैरायटी में जो है वो मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा होता है, और जब मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा है कंपैरिजन टू पिंडी और दानेदार, तो ऑब्वियसली इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। और धाप का यूज़ करते हैं गुलाब जामुन और पंतुआ बनाने में। और फर्स्ट क्या है, पिंडी, इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, तो इसकी यील्ड भी जो है वो कम होती है पिंडी की, और इसका यूज़ करते हैं बर्फ़ी और पेड़ा बनाने के लिए। और जो दानेदार खोआ होता है, थर्ड वैरायटी है दानेदार, इसके लिए दानेदार खोआ बनाने के लिए हल्का सा जो सॉर मिल्क होता है, लाइटली सॉर मिल्क यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा सा एसिडिक रहेगा तो दानेदार खोआ बनेगा। और दानेदार खोआ का यूज़ किस में करते हैं, कलाकंद बनाने के लिए और गॉड बर्फी बनाने के लिए यूज़ करते हैं दानेदार खोआ का। और लैक्टोज खोआ में प्रेजेंट होता है सुपर सैचुरेटेड स्टेट में, सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक। इनमें से किसका यूज़ करते हैं, किसके लिए,
क्रिएट नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक। नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक का मतलब बायोप्लास्टिक बनाने के लिए इनमें से किसका यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉर्न इज़ यूज्ड फॉर द क्रिएट नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक। और ये नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक्स जो रहते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम रिन्यूएबल जो बायोमास होते हैं उनसे। तो कॉर्न का यूज़ करते हैं फॉर द क्रिएट नॉन पेट्रोलियम प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर टी फर्मेंटेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि टी फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और टी फर्मेंटेशन अगर इम्पॉर्टेंट क्यों है टी फर्मेंटेशन? क्योंकि टी फर्मेंटेशन के द्वारा ही टी में जो कलर और टेस्ट और फ्लेवर आता है वो फर्मेंटेशन के कारण ही आता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है इसके दो कंपाउंड होते हैं, थियाफ्लेविन, एक होता है थियाफ्लेविन, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएफ भी बोलते हैं थियाफ्लेविन को, और एक होता है थ्यूरोबिगिन, इसको टीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीआर और टीएफ। और इसके लिए जो मतलब रिक्वायर जो इन दोनों का रेशियो होता है वो 10:1 होता है। 10 थियाफ्लेविन होना चाहिए और 1 थ्यूरोबिगिन होता है, तब ये जो है डेवलप करते हैं एरोमा एंड टेस्ट एंड टी। और फर्मेंटेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। होता क्या है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है ये क्विनॉन फॉर्म करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्विनॉन बनाता है, और उसके बाद होता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से टी में आता है कलर, टेस्ट और फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नॉट फर्मेंटेड मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट नहीं है? तो छक्का फर्मेंटेड होता है, दही से बनाते हैं छक्का, दही का ही तो सॉलिड मास छक्का होता है ना, स्टैंड कर दिया जाता है, उसका जो लिक्विड रहता है वो निकाल देते हैं, जो सॉलिड होता है वो छक्का होता है। और छक्का और ये श्रीखंड ये भी दही का सॉलिड ही होता है, तो ये भी फर्मेंटेशन से है। मक्खन बनाते हैं, फर्मेंटेशन, दही का फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद मक्खन निकालते हैं। तो इसमें से जो छेना है ये कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, जस्ट नॉट फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट। तो छेना इज नॉट द फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट बिकॉज छेना इज कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफपीए स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म सभी आपको याद रखने हैं। एफपीए स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन जो है ये वर्क किसके लिए करती है? तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन है ये जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के एडवांटेज हैं और बेनिफिट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, लोगों को उनके बारे में अवेयर करने के लिए वर्क करता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन टू प्रमोट द एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम फैट कंटेंट ऑफ एमेंटल चीज एज पर FSSAI। जो एमेंटल चीज़ होता है उसमें मिनिमम फैट कंटेंट कितना होता है एज पर, वो भी किसके अनुसार? FSSAI के अनुसार। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, और किस एक्ट के अंतर्गत? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत स्थापना हुई फसाई की 2011 में। और फसाई का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इमेंटल चीज़ में मिनिमम फैट कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 45% ड्राई मैटर वेस्ट, 45% ऑन द ड्राई मैटर बेसिस फैट कंटेंट होना चाहिए मिनिमम इमेंटल चीज़ में। अब इमेंटल चीज़ बनता किससे है? तो काऊ मिल्क से बनता है इमेंटल चीज़, और इसका जो टेक्सचर है वो मीडियम हार्ड रहता है, मतलब स्लाइटली हार्ड टेक्सचर रहता है इसका। और ओरिजिन कहाँ है? इमेंटल चीज़ का ओरिजिन है वर्न इमेंटल करके एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ इसका ओरिजिन है इमेंटल चीज़ का। कभी कभी स्विट्ज़रलैंड दे दिया जाएगा या फिर वर्न भी दे दिया जाएगा। वर्न इमेंटल दे दिया जाएगा तो आपको वर्न इमेंटल टिक करना है, और अगर कंट्री का नाम दिया जाएगा तो स्विट्ज़रलैंड है। ओरिजिन ऑफ इमेंटल चीज़ इज स्विट्ज़रलैंड। एंड इसका जो फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड मिला था वो मिला था 1293 में इमेंटल चीज़ का
फर्स्ट जो रिटन रिकॉर्ड मिला था वो मिला था 1293 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट नेम जो इमेंटल दिया गया कि ये इमेंटल चीज़ है, तो वो दिया गया था 1542 में। 1542 में इसका नाम दिया गया था, बट इसका जो रिटन रिकॉर्ड है वो मिला था 1293 में, और ये मेड फ्रॉम काउ मिल्क, और अकॉर्डिंग FSSAI इसमें फैट कंटेंट कितना होना चाहिए, 45% ऑन द ड्राई मैटर बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर प्रीमियम आइसक्रीम इज एसोसिएटेड विद एन ओवर रन ऑफ अबाउट। जो सुपर प्रीमियम आइसक्रीम होती है इसमें ओवर रन कितना होता है, तो वो है 20 to 35%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुपर प्रीमियम आइसक्रीम में ओवर रन होता है 20 से 35%। और सुपर प्रीमियम आइसक्रीम के बहुत सारे ब्रांड हैं, इनमें से कुछ फेमस ब्रांड हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है हैगन डैच। हैगन डैच इज़ द वर्ल्ड फेमस ब्रांड ऑफ सुपर प्रीमियम आइसक्रीम। एक है वैन एंड जेरी एंड ब्लू बम्मी करके भी, ब्लू बम्मी एक ब्रांड है, वैन एंड जेरी है, एंड जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है वो है हैगन डैच। और इसमें ओवर रन कितना होता है, 20 से 35% सुपर प्रीमियम आइसक्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू VIS एडिबल कैसीन शुड नॉट कंटेन मॉइस्चर कंटेंट मोर देन। जो VIS का स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, उसके अनुसार एडिबल कैसीन में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू VIS एडिबल कैसीन शुड नॉट कंटेन मॉइस्चर मोर देन 10%। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। BIS का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो एडिबल केसीन है उसमें 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड है BIS का। BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को, और BIS का हेड क्वार्टर है मानक भवन ओल्ड दिल्ली में। और BIS के अनुसार एडिबल कैसीन में 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।